जितना स्टूडेंट हैं, आज हम लोग सेट 2 करते हैं। जो रेल प्रोजेक्ट, ये हम लोग का मॉडल पेपर मिला है, उसका आज सेट 2 करेंगे केमिस्ट्री का 12th के लिए। ठीक है, तो मॉडल पेपर सेट 2 12th केमिस्ट्री आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ओके, ए है इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है ना कि जनरली या बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं एक वैकेंसी डिफेक्ट है। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब इसका लेटिस साइड से मिसिंग रहेंगे, आयंस मिसिंग रहेंगे। और याद रखना कि हमेशा यहाँ पे मतलब पेयर में मिसिंग रहता है। जैसे देख लो कैसे उसको हम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस ऐसा। तो ये सब मान लेते हैं कि एक आयंस है हम लोग का एक लेटिस में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम क्या बोले, ये सिंपल क्या है, ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट है, ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट है ये क्या है, एक टाइप, ये क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। ये क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोले कि आयंस इस लेटिस साइड से मिसिंग रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये मिसिंग कर देते हैं यहाँ से, जैसे क्या करें, मान लेते हैं कि ये और यहाँ से एक प्लस हो गया, यहाँ से एक माइनस हो गया। ठीक है, ये मिसिंग, ये साइड से बाहर निकल गया। ठीक है, और याद रखना हमेशा पैर में निकलता है, यहाँ जो भी मिसिंग होता है हमेशा पैर में होता है। ठीक है, अकेले अकेले नहीं होता, हमेशा पैर में यहाँ पे तुम्हारा साइड से, लेटिस साइड से बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर मेरा दो आयन बाहर निकल जाता है और हमेशा एक अगर कैटायन निकलेगा तो दूसरा एनायन निकलेगा जोड़े में। ठीक है, बात समझा। तो अगर यहाँ से मेरा आयंस निकल जाता है, लेटिस साइड से मिसिंग हो जाता है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसका जो डेंसिटी है, हमको क्वेश्चन पूछा है कि द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, तो इस टाइप का जो क्रिस्टल है उसका डेंसिटी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। कैसे, डेंसिटी हम लोग बोलते हैं कि डी है ना, मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मास से। अगर दो आयन मेरा लेटिस साइड से अगर मिसिंग है तो जाहिर सी बात है मास घटेगा, मास घटेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, तो तुम्हारा डेंसिटी क्या कर जाएगा, डेंसिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, तुम्हारा सिंपली क्या चल जाएगा, बी चल जाएगा आंसर। ठीक है, और याद रखना ये जो शॉर्ट की डिफेक्ट है जिसको हम बोले कि एक टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट है, और ये आयनिक आयनिक सॉलिड्स में ये सब तुमको इंफरक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या होता है, ये जो हम लोग का लेटिस बनता है, जो ये क्रिस्टल है, ये ज्यादातर ये जो एनायन और कैटायन है, ठीक है, एनायन और कैटायन का ऑलमोस्ट इक्वल उन लोग का साइज होता है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आते हैं, चलो यहाँ तो दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग इज। ठीक है, सिंपल सा बात है, तुमको यहाँ पे पूछा है बीसीसी का, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे समझाएं उसको, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जो जिस आयन का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे बॉडी सेंटर्ड अगर हम उसका निकाल रहे हैं तो एटम का, तो उसके चारों ओर कौन कौन जो सामने है एकदम उसको सटा हुआ है। जैसे अगर मान लेते कोई, जैसे एम एस धोनी आ गया, ठीक है, तो एम एस धोनी का चारों ओर जैसे पूरा भीड़ लग जाता है, तो सबसे पहले किसको वो सिग्नेचर या ऑटोग्राफ देंगे या सेल्फी देंगे, जो उसके सामने है। ठीक है, तो उसको महेंद्र सिंह का धोनी का बोल देंगे कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो एकदम साथ में है, एकदम जस्ट उसके बाद ही है वो लेयर। ठीक है, जो एकदम सटा हुआ है, या जो बोल सकते हैं जो एकदम नेबरिंग है, जैसे हम लोग का घर का पड़ोसी लोग एकदम जो सामने वाला है, तो उन लोग को हम लोग सिंपल यहाँ जो सॉलिड स्टेट में हम लोग सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं एक क्यूबिक यूनिट सेल का, तो सिंपल हम लोग देखते हैं कि उसका नेबरिंग एटम कितना उससे घिरा हुआ है।
तो बीसीसी का हम लोग का निकल जाता है सिंपली 8 निकलता है, ठीक है, 8 निकलता है। इसको हम कैसे तुमको विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे देखो इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा बनाते हैं, देखो क्यूब बनाते हैं एक। ठीक है, देखो ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में किस तरह का होता है उसका, हर कॉर्नर पे तुम्हारा एक एक एटम होता है, हर कॉर्नर में। ठीक है, हर कॉर्नर में एक एक एटम होता है। ठीक है, और बीच में तुम्हारा उस क्यूबिक यूनिट सेल के बीच में एक एटम रहता है। ठीक है, इस तरह का जो यूनिट सेल है इसको हम लोग बोल देते हैं सिंपल क्या है, बीसीसी है। ठीक है, बीसीसी है। तो हम लोग जाहिर से देख पा रहे हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन है, जो नेबरिंग जो तुम्हारा है, नेबरिंग जो है वो को एटम है। देखो जैसे हम कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा से दिखेगा तुम लोग को। ठीक है, देखो ये ये एक ये, ठीक है, और यहाँ तो ऊपर 4 नीचे 4। ठीक है, तो सिंपल तुम्हारा 8, तुम्हारा 8 हो जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, ठीक है। इसी तरह मान लो ये तो हम एक क्वेश्चन तुमको पूछ दिया, इसी टाइप का अगर तुमको और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है, इसके बाद बोल देगा कि सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो भी याद रखने से अच्छा होता है। ठीक है, कर लोगे तो बढ़िया ही बात है। देखो जैसे एफसीसी का, एफसीसी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, दिखाने में जगह नहीं है इतना। ठीक है, इसका सिंपली तुम्हारा हो जाता है एफसीसी का कितना, 12। ठीक है, एक होता है 12। ठीक है, चलो, और सिंपल क्यूबिक का कितना हो जाता है, सिंपल अगर करेंगे सिंपल क्यूबिक का तो वो आ जाता है 6। ठीक है, सिंपल क्यूबिक का कितना आ जाता है, 6। ठीक है, तो ये भी उसके साथ ही बता दिए, तो अगर बाद में कहीं पूछे तो जरूरत पड़ेगा। सिंपल क्यूबिक का हम तुमको दिखा सकते हैं, कैसे देखो सिंपल क्यूबिक का दिखा सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह हमको चाहिए ज़्यादा। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक का देखो, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स में होता है एटम, सिर्फ कॉर्नर्स में होता है। ठीक है ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी भी एक कॉर्नर को लेके पकड़ते हैं। ठीक है, ये वाला हम पकड़ते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एक तो तुम्हारा एकदम इसके नीचे एक है तुम्हारा। ठीक है, एक इस साइड है, एक इस साइड है, 3 तो हो गया। और 3 किधर होगा, देखो एक क्रिस्टल में क्या होता है, ये तुम्हारा एक यूनिट सेल है, एक क्रिस्टल में इसी टाइप का सिंपल क्यूबिक का ही अगर क्रिस्टल बना होगा तो वो वही यूनिट सेल बार बार रिपीट किया होगा, है ना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक उसका ऑर्डर में अरेंजमेंट होगा। तो क्या होगा, इस एटम को इसके ऊपर मान लो कोई और एक क्यूब है, तो यहाँ ऊपर में तुम्हारा और एक होगा एटम। ठीक है, जो इसके जस्ट नेबर में होगा, जो सामने होगा। एक तुम्हारा इस साइड होगा, उधर का जो क्यूब है। ठीक है, एक तुम्हारा ऊपर हो गया, एक तुम्हारा ये होगा, एक तुम्हारा इस साइड होगा। ठीक है, समझा ना। तो एक क्रिस्टल में एक यूनिट सेल बार बार रिपीटेड रहता है। तो देखो इस एटम को कितना कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ये 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 6। इस तरह से सिंपल क्यूबिक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, एफसीसी का भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो इसमें क्या करें, वापस क्यूब बनाते हैं। क्या, हाँ कर लेंगे, पहले समझा ना फिर। हाँ
ठीक है, देखो यहाँ पे हम एक ही बार में क्या कर देते हैं, 2 क्यूब बना लिए। जैसे यहाँ बोले ना कि रिपीट कर रहा था, तो यहाँ पे हम एक और क्यूब बना के तुम लोग को समझा देते हैं। ठीक है, एफसीसी का, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि कॉर्नर्स में होता है और कहाँ होता है, फेस का सेंटर में होता है। ठीक है, तो सब कॉर्नर में होगा तुम्हारा। ठीक है, सारा कॉर्नर्स में होगा, सारा कॉर्नर्स में एटम्स होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, हम लोग कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, समझा। अब देखो, फेस सेंटर में क्या बोले, कॉर्नर्स में होता है और कहाँ, फेस का सेंटर में होता है। हम एक ही लेके चलते हैं, एक ही फेस का, और तुमको सिर्फ दिखाते हैं कि एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है। ठीक है, सिंपल से देखो यहाँ पे इसको, हाँ इसका सामने देखो, ये 4 तो है, तुमको दिख रहा है एकदम सामने, इस फेस सेंटर्ड के एटम का ये 4। बाकी अभी बचा मेरा और कितना, और 4 और 4 12, 12 में 4 अभी 8 अभी भी बचा। ठीक है, तो देखो किधर होता है, जस्ट इस एटम का एक उधर वाला जो फेस है, मतलब वहां पे एक होगा, एक इसका ऊपर में जो है वहां होगा, एक तुम्हारा ये नीचे वाला फेस में होगा, और एक तुम्हारा जो ये मेरे तरफ जो फेस है मेरे तरफ, उसमें तुम्हारा एक एटम होगा। तो देखो इस एटम को किधर किधर से घेर दिया, ये 4, समझ में आ रहा है। और उसी तरह इस फेस सेंटर, ये दूसरा क्यूब का जो एक जो ना कॉमन है, जो ये फेस कॉमन है इस क्यूब के लिए भी, तो ये जो एटम है, तो इधर का जो फेस है ऊपर वाला एक एटम से घेरा रहेगा, एक तुम्हारा उस साइड है पीछे वाला जो है तुम्हारा फेस उसके साथ होगा, एक तुम्हारा नीचे वाला फेस होगा, और एक ये तुम्हारा ये सामने वाला फेस होगा। तो देखो इधर 4, ये बीच में 4, और इस क्यूब का 4, मतलब फेस सेंटर जो इस एटम का जो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें उसके चारों ओर का, तो हमको तुमको गिन के आ जाएगा 4 + 4 + 4 तुम्हारा आ जाएगा ये 12। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बता दिए क्या कि इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है ना, इसलिए इसी में बता दिए। चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहाँ है, नॉर्मलिटी का क्वेश्चन है, नॉर्मलिटी का क्वेश्चन है, आते हैं। ठीक है, नॉर्मलिटी का क्वेश्चन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन अ बाइनरी सॉल्यूशन इज, सॉरी ऊपर वाला थर्ड, द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइबेसिक एसिड। सबसे पहले यहाँ देखो तुम्हारा ये एक टर्म है डाइबेसिक एसिड। ठीक है, डाइबेसिक एसिड हम लोग बोलते हैं कि जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रोटॉन रिलीज करता है, H+ कितना रिलीज करता है, जैसे डाइबेसिक मतलब वो 2 H+ रिलीज करेगा। तो जैसे उसका एग्जांपल ऑक्जेलिक एसिड हो जाता है, H2SO4 हो जाता है। ठीक है, उसका हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग नॉर्मेलिटी में और एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास हम लोग क्या लिखते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास होता है डिवाइडेड बाय n फैक्टर, है कि नहीं, n फैक्टर। तो ये जो डाइबेसिक है, जो 2 प्रोटॉन जो रिलीज कर रहा है एसिड और बेस में, हम लोग क्या करते हैं, जो जिसका एसिड होता है, एसिड का हम लोग क्या देखते हैं कि उसके बेसिसिटी से करते हैं, कि जितना बेसिसिटी 2 हाइड्रोजन H+ निकल गया, ठीक है, तो वो उसका n फैक्टर हो जाएगा एसिड के लिए 2। जैसे हम मान लेते हैं कि H2SO4 का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो H2SO4 अगर H2 में जाता है तो हम लोग का क्या होता है, HSO4 माइनस। ठीक है, समझा ना, इस तरह से फिर वापस से इसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं, कंप्लीट जब हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं पूर्णतः, है ना, स्पारंगली नहीं, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तब। ठीक है, तब मेरा दोनों हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से। ठीक है, बात समझे, तो ये बात है। तो यहाँ पे SO4 2- हो जाएगा और यहाँ पे 2H+ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, समझा। ठीक है, यहाँ पे HSO4- आता है और तुम्हारा H3O+ आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है तुम्हारा, है ना। चलो, तो अब हम लोग इसका नाम डाइबेसिक क्यों लिखे हैं, जब मेरा 2 हाइड्रोजन H+ रिलीज करता है ना, तो या तो कोई मेटल है या कोई बेसिक रेडिकल आके उस एसिड में जुड़ जाता है और एक सॉल्ट बना देता है, एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये डाइबेसिक है, क्योंकि वो जो 2 H+ रिलीज होगा तो या तो 2 मेटल उसमें जुड़ेगा या तो कोई बेसिक रेडिकल उसमें जुड़ेगा,
ताकि वो एक सॉल्ट बना दे, इसलिए हम उसको डाई बेसिक देते हैं। तो जनरली अगर इसका हम लोग बोलेंगे कि इसका एन फैक्टर कितना है, तो एन फैक्टर इसका 2 आ जाएगा, ठीक है, H2SO4 इस एसिड का। तो हम नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला लिखते हैं उसका नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का एक रिलेशन निकलता है। तुमको वो रिलेशन भी आप हमको बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको जगह ही नहीं मिलता, उतना ज़्यादा मिल ही नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हम उसका जो रिलेशनशिप है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का उससे काम चला लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग उसमें करते हैं कि नॉर्मेलिटी बराबर जो होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। ये तुम्हारा रिलेशन से तुम्हारा काम बन जाएगा। इसका रिलेशन भी बहुत इजी है, ठीक है, बस हम इसको यहाँ पे हमको ही नहीं मिल रहा है और हमको थोड़ा, ठीक है, जूम करना पड़ रहा है तो दिक्कत हो रहा है, इसलिए तो सिंपल इससे अभी हम काम चला लेते हैं, फिर उसका किसी दिन वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मोलरिटी जो है ये एम जो मोलरिटी हमको दे चुका है कितना है 0.2 m, ठीक है, हमको नॉर्मेलिटी मांग रहा है, तो 0.2 हम जब लिखेंगे और एन फैक्टर अभी हम बोले इस एसिड के लिए क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, समझे ना, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं, साफ साफ लिख देते हैं H2SO4, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा एन फैक्टर 2 आ जाएगा, ठीक है, ये हम मिटा देते हैं, समझा, बात समझा। तो डायरेक्ट तुम मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 to the 4 0.4 n, ठीक है, आंसर कहीं दिख रहा है हमको, ए हो गया है, ठीक है बाबू, समझ में आ गया, ठीक है, इजी है, अच्छा है, ठीक है, आ जाते हैं। मोल फ्रैक्शन, अच्छा मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.25 देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट इज। देखो मोल फ्रैक्शन में हम लोग जनरली उसके एक्स से डिनोटेड करते हैं, है ना। मोल फ्रैक्शन में जैसे ये बाइनरी बोल दिया है, बाइनरी का मतलब यहाँ पे कितना है 2 कंपोनेंट्स है ना, मान लेते हैं कि ये 2 कंपोनेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी है कंपोनेंट, समझ में आ रहा है। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन क्या ए के लिए एक्स से बोल देते हैं और बी के लिए एक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि इन अ सॉल्यूशन, इन अ गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज क्या हो जाता है यूनिटी होता है, यूनिटी मतलब 1, ठीक है। तुम यहाँ पे x जैसे यहाँ पे 2 है तो x1 प्लस x2 या प्लस यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे क्या 1 आ जाता है, समझ में आ रहा है। जितना भी मोल फ्रैक्शन है उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे उसका सम आएगा, वो क्या आ जाता है 1। तो सिंपल बात है, ये बाइनरी सॉल्यूशन है, ए और बी दिया हुआ है, एक का तुमको दे दिया है, बोला कि 0.25 देन मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट, ठीक है, दूसरे वाले का। अगर हम मान लेते हैं कि एक्स ए मेरे को दे दिया 0.25, ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम उसको निकाल सकते हैं। सिंपल क्या बोलेंगे कि अभी बोले कि मोल फ्रैक्शन जितना कंपोनेंट का होता है उसको अगर ऐड करते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, सम क्या आना चाहिए, यूनिटी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x से हम लोग को 0.2 दिया है, तो x भी क्या हो जाएगा, ये कितना दिया है हम लोग 0.25, तो x भी क्या आ जाएगा जी, बस 1 माइनस 0.25, ठीक है, तो आ जाएगा 0.75, ठीक है। कहीं आंसर दिख रहा है जी, है बी, हो गया, ठीक है, इजी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है, ये होता है। जैसे अगर हम ये एक्स का हम एक फॉर्मूला भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए, हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, लीजिए 2 कंपोनेंट के लिए एक फॉर्मूला भी लिख देते हैं ना। एक्स ए अगर हम निकालेंगे तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल कंपोनेंट का मोल्स, ठीक है, एन ए प्लस एन बी। उसी तरह एक्स बी का भी होगा, यहाँ पे एन बी हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये देखो द रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये सेट 1 में भी क्वेश्चन था एक, है ना, तो इसमें भी पूछा है, ठीक है। इसका भी हम एक छोटा सा 8 या 10 मिनट का वीडियो बना देंगे जिसमें तुमको यूनिट का निकालने का झंझट खत्म होगा, पूरे डिराइव करके बता देंगे बहुत इजी से। अभी तुमको शॉर्ट से अभी बता देते हैं तुरंत, ठीक है। देखो सिंपल हम लोग करते हैं क्या, उस दिन हम बताए थे कि जो रेट, सॉरी ठीक है, रेट कांस्टेंट के, ये रेट कांस्टेंट के का सिंपल हम बोले थे
कि क्या हो जाता है जी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन का पावर में n। ठीक है, यहां से अगर सिंपल थोड़ा सा अगर मैथ लगाएं तो क्या हो जाएगा, इस कंसंट्रेशन को ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 मान लो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, इनटू कंसंट्रेशन, क्या कर दें यहाँ पे -n। ठीक है, ऊपर चल जाएगा, हम लोग पढ़े हुए एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट में हम पढ़ते ना, पावर और एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं हम लोग मैथ्स में। ठीक है, ऊपर चल जाता है, नीचे हम लोग का क्या था, टाइम था, नीचे हम लोग का क्या था, टाइम था। ठीक है, तो देखो जगह का ही तो दिक्कत है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो देखो, तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा जी, सिंपल क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, -n, तो प्लस माइनस माइनस से दे देगा तुम्हारा कंसंट्रेशन 1 -n। ठीक है, और ये टाइम का क्या होता है जी, टाइम का क्या होता है, सेकंड। ठीक है, ठीक है, या अभी सेकंड नहीं लिखो, अभी सेकंड टाइम ही लिखो, टाइम का अगर ऊपर उठा दें तो टाइम का फिर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सिंपल यहाँ इसको यहाँ देखो, यहाँ आते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन का हम लोग सिंपल क्या लेते हैं, मोल पर लीटर, मोल। ठीक है, पर लीटर, इसके पावर में कितना है, इसके पावर में हम लोग का है क्या है, 1 -n है। ठीक है, 1 -n है, और ये टाइम का ऊपर उठाया तो टाइम का कितना होता है जी, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब ये n है, n हम लोग का होता क्या है, ऑर्डर होता है। जब हम लोग वहां पे निकालते हैं ना किसी रिएक्शन का रेट इक्वल्स टू, बोलते हैं ना कि k इंटू कंसंट्रेशन a का पावर इतना x या b का पावर y, और कंसंट्रेशन a और b जब इक्वल होता है तब मेरा वो x प्लस y क्या दे देता है, n देता है, जो कि ऑर्डर होता है। ठीक है, तो बस हम तुम्हारा किसका पूछा है, जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का पूछा है तो n इक्वल्स टू 0 पुट कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देख, मोल पर लीटर 1 -0, और इधर सेकंड इनवर्स है। ठीक है, ठीक है, इसका हम बहुत अच्छा से वीडियो एक डेरिवेशन बना देंगे पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, वो रख लेना, वो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा सबके लिए, केमिस्ट्री जो जो पढ़ता है। ठीक है, तो 1 -0 इसका मतलब मोल पर लीटर यहाँ होगा, और 1 -0 1 बचा, 1 मतलब यही वाला सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो देख ले इसको, अब ब्रैकेट खोल दे, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, कहीं है तुमको दिख रहा है, दिख रहा है, ये मोल है, पर लीटर है, पर सेकंड है, बी आंसर चल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर याद रख लेगा तो तुम्हारा जो भी किसी का भी दे वो तुम्हारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलो आगे चलें, अब आगे चलते हैं जी। ठीक है, आते हैं, मॉलिक्यूलरिटी आ गया, ये भी मजेदार है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी जो रिएक्शन होता है, जो स्पीसी है, रिएक्टेंट स्पीसीज, ठीक है, जो आपस में कोलाइड करके क्या देता है, तुम्हारा रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट देता है। एलिमेंट्री रिएक्शन में याद रखना, ये एलिमेंट्री रिएक्शन में ही हम निकाल सकते हैं। अब एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलेंगे, ठीक है, जैसे अगर मान लें ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये हमको सी देता है, समझ में आ रहा है। तो इसका अगर हम लोग सिंपल रेट निकालेंगे तो क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ये ए का पावर में क्या एक्स और बी का पावर में वाई। एलिमेंट्री रिएक्शन कब बोलते हैं, जब स्टैचोमेट्री ये सब हो गया, ठीक है, ए बी, जब जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो एक्स है, एक्स के बराबर ए हो गया और वाई के बराबर क्या हो गया बी, जब ये कंडीशन आ जाता है, इफ, ठीक है, ऐसा कंडीशन किसी रिएक्शन में देखने को मिल जाएगा तुमको, ठीक है, तभी हम उस रिएक्शन का क्या बोल देते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और तब जाके हम लोग ये जो एक्स और वाई को अगर जोड़ दें तो हम लोग का क्या बता देता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बता देता है। मॉलिक्यूलरिटी या शॉर्ट में लिख देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बता देता है। तब जाके ये एक्स प्लस वाई क्या बता देता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और एक्स प्लस वाई अभी हम पहले बोले कि वो ऑर्डर भी देता है एन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जैसे मेरा जो क्वेश्चन दिया है H2 है I2 है, इसका स्टैचोमेट्री 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो हम लोग जब इसका रेट लिखेंगे तो इसका अगर हम लोग सिंपल रेट लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, रेट
बताओ के, ठीक है, कंसंट्रेशन किसका, H2 का, 1, आगे 1 स्टोइचियोमेट्री है, और ये क्या है, I2 का 1, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो बस देखो ये जो 1 1 है और इसका स्टोइचियोमेट्री है, दोनों सेम है, जो ये कंडीशन फॉलो करवाने बोले थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है x यहाँ पे 1 है, y भी 1 है, और ये x किसके बराबर है, a के बराबर है, ये y भी a के बराबर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे x प्लस वाई, तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, 2, ये बी आंसर, बुझ गया है, ठीक है। सिंपल है, तुम लोग का एनसीईआरटी बुक का है यार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, अच्छा 11 का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना मेरा चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, याद है कुछ, याद है जी, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस टाइप का होता है। तुमको 1 मोल पूछा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में कितना मेरा या इलेक्ट्रॉन रहता है पर मोल, 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो सब जाहिर से पता है कि 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, तो 1 मोल में कितना, 1 मोल में कितना चार्ज, तो 1 मोल में इतना एलिमेंट, तो बस उसको इंटू कर दो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यूनिटरी मेथड 6.023, अरे 23 इंटू 10⁻23 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अच्छा सा मिटाइए देते हैं, रुको, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कितना, ठीक है। तो सिंपल हम बोले क्या, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू क्या हो जाएगा, 1.602, ठीक है। आगे देख लेना क्या होता है, 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको जब हम लोग इंटू करते हैं तो हम लोग का सिंपल जाता है, सिंपल कितना आ जाता है, देखो 96478 कूलम ये आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को कैलकुलेशन में इजी रखने के लिए अप्रोक्स, लगभग बोलो यार, अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं उसका, ठीक है। लगभग हम लोग कितना ले लेते हैं, लगभग क्या लेते हैं, 96,500 ले लेते हैं, क्या कूलम, समझ में आ रहा है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा जी, बी आंसर, ठीक है, 1 फैराडे भी बोलते हैं, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, अरे बाबा ऐसे नहीं करो, हाँ इतना ही रहने दो, ठीक है, थोड़ा जगह मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। सबसे पहले तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, पहले कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस हम लोग पढ़े हैं जी, ठीक है, इसका होता है, इसका यूनिट होता है साइमन, याद रखना, काम में लगेगा अभी। जी क्या होता है, जस्ट इनवर्स होता है किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है, बात समझे। तो इसलिए इसको हम लोग ओम का इनवर्स भी दिखा देते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। और ये क्या हो जाता है, और आर बराबर हमको पता है कि रो L/A होता है, तो रो नीचे आ जाएगा, एल यहाँ, ऊपर क्या आ जाता है, ए आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे जाके हम लोग बढ़ते हैं कि इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, ये 1/ρ क्या हो जाता है, जिसको कप्पा बोलते हैं, ठीक है, यही होता है तुम्हारा क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे कप्पा, ठीक है, और A/L, ये समझा। तो अब
इसको और इसको डायरेक्ट इक्वेट करते हैं और हम लोग निकालते हैं, ठीक है। G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कप्पा A बाय L। तो हमको कप्पा चाहिए, तो ऐसे थोड़ा कर दो, हाँ कप्पा चाहिए। कप्पा के लिए क्या हो जाएगा, G इंटू L बाय A, ये कप्पा जो हमको चाहिए कंडक्टिविटी, ठीक है। और अभी हम बोले कि G का क्या हो जाता है जी, साइमन, ठीक है, साइमन हो जाता है। L का क्या हो जाता है, सेंटीमीटर में ले रहे तो सेंटीमीटर ले लो, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसको ऊपर उठा दो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर का पावर 1, वहाँ सेंटीमीटर का पावर -2, तो ले देके क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक पहला वाला आएगा, तुमको कहीं है साइमन सेंटीमीटर, ये देखो ये B है, समझ में आ गया। एक होता है अभी बोले कि ओम का इनवर्स, और एक होता है ओम का हम लोग लिखते हैं ना OHM, तो इसको जस्ट ना उल्टा कर देता है, मोह कर देता है MHO, ठीक है। क्या, इस G का जो वैल्यू हम पुट करते हैं इसका, बाकी तो L का सेंटीमीटर इनवर्स रहेगा, ठीक है। वापस वही उठाएंगे, ये करेंगे तो मोह इनवर्स। तो देखो तुम्हारा C में भी वो एक और एक दे दिया है, ठीक है। तो इसका रियल आंसर और एक तुम इसका यूनिट लिख सकते हो, कैसे, अभी हम बताएं कि ओम इनवर्स होता है तो ये मोह के जगह में क्या सिंपल हम ये ओम का इनवर्स लिखेंगे और सेंटीमीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा आंसर कौन सा चल जाएगा, अभी तो ये 2 एगो है, तो ये D वाला आंसर चल जाएगा, D, ठीक है।